Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 5th of class 12th macroeconomics and the name of chapter is money. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मनी का क्या रोल होता है हमारे रोजाना भरे जीवन में और मनी का क्या क्या काम होता है. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले मनी को पढ़ने से पहले हमें किसको समझना पड़ेगा, बार्टर सिस्टम को, कि इस दुनिया में मनी को लाना क्यों पड़ा या मनी आने से पहले था क्या. और प्रीवियसली हमने 9 वीडियोस बना दिए, वो प्लेलिस्ट में, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं. बार्टर सिस्टम क्या होता है, वो व्यवस्था या ऐसी सिस्टम जिसके अंदर हम सामान के बदले किसको एक्सचेंज करें, सामान को. फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास बुक्स हैं और एक ये व्यक्ति है जिसके पास क्या है, शूज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. अब ये व्यक्ति क्या करता है, इसके पास जाता है, इसको बुक्स दे देता है और इससे बदले में क्या ले लेता है, शूज ले लेता है. इस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम, बार्टर सिस्टम, जहां पे किसका उपयोग ना हो, मनी का. तो अगर हम बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो क्या डेफिनेशन बनेगी, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम इन विच goods and services are exchanged with goods and services and there is not a common monetary measure. Yeah, remember one thing, there is not a common monetary measure and barter system is also called CC economy, commodity economy. Remember this thing also. It is one word question, generally it will be asked in your, or it can be asked into your board exam, that what is the other name of barter system, that is called CC economy. And in barter system goods and services are exchanged with goods and services without any use of money. You have to remember this thing. But there are lots of problem in under this system, that's why we have introduced the money. So firstly we will discuss the limitations of the barter system. What are the problems because of which the money is needed there. So let us now read limitations of barter system. ठीक है, बार्टर सिस्टम की कमियों को देखते हैं. सबसे पहली जो कमी थी इस सिस्टम के अंदर वो क्या थी, कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. अब इसका क्या मतलब होता है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का. अब देखो एक बात बताओ, मान लो इस व्यक्ति के पास शूज है और उसके पास बुक है, ठीक है. इस वाले व्यक्ति को तो बुक, ये शूज चाहिए, ठीक, इसके पास शूज है, पर जरूरी है कि इस आदमी को बुक ही चाहिए हो, क्या पता इसको फोन चाहिए हो या इसको कुछ और चीज चाहिए हो. तो कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता था कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके पास वो सामान हो जो हमें चाहिए और उसे जो चाहिए वो हमारे पास हो. तो ये सबसे पहली कमी आती थी. और पैसे का क्या है, पैसे तो दुकान पे जाओ, दे आओ और सामान ले आओ, पर इसमें आपको वैसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिसके पास वो सामान हो जो हमें चाहिए और जो हमारे पास है उसको चाहिए हो. पहली कमी बार्टर सिस्टम की. अगर हम इसकी दूसरी कमी की बात करें, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट. लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, देखो पैसा क्या, अच्छा जैसे हम दुकान पे गए, ठीक है, हमने इस दुकान वाले को कहा कि भैया सामान दे दो और पैसा 5 दिन बाद दे दूंगा. उधार हो जाता है ना, फ्यूचर में पेमेंट कर देते हैं, या 10 बैंक से लोन लेते हैं कि भाई 10 साल में चुकाएंगे लोन. अब यहां पे आओ, मान लो इस व्यक्ति के पास सब्जियां हैं, पैसा तो है नहीं, बार्टर सिस्टम में पैसा तो होता नहीं, इसके पास सब्जियां हैं, क्या ये 10 साल उन सब्जियों को संभाल के रख सकता है, नहीं रख सकता ना, क्योंकि वो खराब हो जाएंगी. तो एक बात याद रखना, बार्टर सिस्टम के अंदर डेफर्ड का मतलब क्या होता है, बाद में, यानी फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते थे. ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि बार्टर सिस्टम के अंदर जनरली फ्यूचर में पेमेंट्स नहीं हो सकती थी. मनी से तो हम चाहे 20 साल बाद पेमेंट करते हैं, पर बार्टर सिस्टम के अंदर 20 साल उस सामान को कहां रखेंगे, वो एक प्रॉब्लम थी. ठीक है. अब अगर हम इसकी थर्ड प्रॉब्लम की बात करें, लैक ऑफ स्टोरेज,
बार्टर सिस्टम के अंदर ये भी कमी थी। स्टोरेज, पैसे को तो क्या है, हम स्टोर कर सकते हैं अपनी पॉकेट में भी, या घर में भी, या बैंक में भी, या लॉकर्स में भी स्टोर किया जा सकता है पैसा। पर और चाहे आप उसको 10 साल ना छेड़ो, वो खराब होएगा कोई बड़े बड़े नहीं होगा। पर अगर आपने सामान को रखा, मान लो स्टोर कर दिया, चलिए, क्या वो 10 साल तक सेफ रहेगा? नहीं ना। तो ये भी एक कमी थी बार्टर सिस्टम के अंदर कि लैक ऑफ स्टोरेज, सामान को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता था। तो इस कमी को दूर करने के लिए मनी को लाया गया। अगर हम चौथी कमी की बात करें इसकी बार्टर सिस्टम की, तो वो क्या थी? लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। अब पैसे से तो मैं इसके शूज की कीमत भी लगा सकता हूं और इसकी बुक की भी, पर पैसा तो है नहीं। अब मेरे लिए ये मुश्किल होगा ना, बार्टर सिस्टम में पैसा तो होता नहीं, कि मैं इसके शूज की कीमत क्या होगी और उसकी किताब की। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आती थी व्यापार करने में। फॉर एग्जाम्पल, इस व्यक्ति के पास मान लो गोल्ड है और इस व्यक्ति के पास मान लो डायमंड है। इसको गोल्ड चाहिए और उसको डायमंड चाहिए। अब कैसे कीमत लगाएं कि गोल्ड की कितनी कीमत है, डायमंड की? तो बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम भी आती थी। पैसे से तो हम लगा सकते हैं कि भाई गोल्ड 50,000 पे तोला, डायमंड इतने रुपए। ये चीज थी एक। और जो अगली कमी थी बार्टर सिस्टम की, जिसको हम पांचवी कमी भी कह सकते हैं, वो क्या है बार्टर सिस्टम की? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब, पैसे से तो हम बाजार गए, मान लो हमारे पास 500 का नहीं नोट है, 100 का है, 10 का है, 50 का है, डिविजिबल हो सकता है ना, छोटे टुकड़ों में बंट सकता है ना पैसा। पर अब मान लो इस व्यक्ति के पास एलिफेंट हो, क्या हो इस व्यक्ति के पास? एलिफेंट हो, और इसे बाजार शूज लेने जाना है। तो अब इतने बड़े हाथी को थोड़ी लेकर जाएगा उसको शूज देने कि ले भाई हाथी रख ले और शूज दे दे। या उस हाथी को डिविजिबल नहीं कर सकता कि चलो आज बाजार जाना है, आज हाथी की एक टांग ले जाओ, कल को हाथी की पूंछ ले जाएंगे, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। वो तो फिर ऐसे तो उसका डेथ हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती थी। या फिर बहुत बड़ा सामान है, मान लो पैसा तो हम छोटे डिनोमिनेशंस में बांट सकते हैं, मान लो बहुत बड़ा सामान है या कैटल्स हैं, उनको कैसे बांटे? एक व्यक्ति के पास एक कैटल है, मान लो इसी के पास एक कैटल है, फॉर एग्जाम्पल बुफेलो है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसको बाजार जाना है पेन खरीदने, पैसा तो नहीं है। अब क्या ये बुफेलो का कौन सा पार्ट लेके जाए बताओ? तो डिविजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। इसीलिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया? मनी को। समझ आया आपको बार्टर सिस्टम की कमियां? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट दैट पर्सन विच हैव द सेम कमोडिटी विच वी वांट एंड द कमोडिटी विच ही और शी वांट we have. Lack of deferred payment. In barter system we cannot prefer the future payment because the goods may be spoiled or the commodity may get spoiled in the very long period of time. Lack of storage. Sometimes it is difficult to store the value, as money can be stored for a long period of time but commodities easily cannot be stored, or if we try to store it, it may be costly for us. And the fourth one is lack of measure of value. It is also a problem in the barter system, that how we will measure the value of one commodity in relation with the other commodity the other person have. So because there is no common denomination like money. So this is the fourth limitation of barter system. And lack of divisibility. Lack of divisibility, as I have told with the example of buffalo or elephant, it is not easy to divide the living being or living organism into the parts, and thereafter approach the market to buy the commodities. Okay, this is the problem in the barter system. And we know money can be divisible easily, and we can buy goods and services from the money by dividing it into the small denominations. And the other name of barter system is called CC economy, commodity economy. And if we talk about the definition of barter system, it means a system in which goods and services are exchanged with goods and services. Hope you understood the following points. Now we will discuss the definition of money. So hope you understood the barter system. Now we will discuss our main topic, that is money. So if we talk about the definition of money,
इट मीन्स मनी, एनीथिंग, कोई भी चीज मनी हो सकती है, एनीथिंग विच इज लीगलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट and which solve all the problems of barter system। और कोई भी ऐसी चीज मनी हो सकती है जो सरकार के द्वारा क्या हो, लीगलाइज्ड हो, और जो किसकी कमियों को दूर करती हो, बार्टर सिस्टम की। और बार्टर सिस्टम की कमियां क्या है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, और लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो जो भी ऐसी चीज जो सरकार के द्वारा लीगलाइज्ड हो और बार्टर सिस्टम की कमियों को दूर करती हो, वो क्या है, मनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम 10 रुपए का नोट देखें, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है एक छोटे से शब्दों में, अगर आपने पढ़ा हो, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। यहाँ 1 रुपए के नोट पे याद रखना किसके साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के, और बाकी सब पे किसके साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। इस वक्त कौन है आरबीआई गवर्नर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। 1 रुपए के नोट को, 1 रुपीज के नोट को याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके अंदर आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और बाकी सब नोटों को कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां लिखा होता है ना नोट के ऊपर, देखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना, मनी कोई भी ऐसी चीज जो गवर्नमेंट के द्वारा लीगलाइज्ड हो। अब लीगलाइज्ड मैं इसलिए कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो पाकिस्तान का करेंसी नोट है, इंडिया के बाजारों में चल जाएगा, वो ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में हम ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं, वहां का 2 रुपया यहाँ 1 रुपए के वैल्यू के बराबर है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जनरल नॉर्मल लाइफ में क्या हम इस रुपए को यूज कर सकते हैं, ये जो पाकिस्तान का रुपया है, नहीं ना। क्यों, क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लीगलाइज्ड नहीं है। तो जब वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लीगलाइज नहीं है, तो हाउ वी कैन यूज दैट मनी in our market? So that money will only circulate in the market which is legalized by our government. You have to remember this thing. So and I have told you about Reserve Bank of India, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, पूछ लेता है जनरली, मुंबई में। और ये भी आप बताना जो इस वक्त गवर्नर है वो कौन से नंबर के गवर्नर है, 25वें हैं, 26वें हैं, वो भी। और 1 रुपए का नोट, फाइनेंस सेक्रेटरी भी आप मुझे बताना कौन है इस वक्त, सर्च कर लेना इंटरनेट पे। तो मनी समझ में आ गया आपको, ठीक है। नाउ लेट अस सी फर्दर, देयर इज अनदर हेडिंग विच इज बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है, ऑल द डिमांड डिपॉजिट created by commercial bank are called bank money. All the demand deposit created by commercial banks are called demand deposit। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिमांड डिपॉजिट वो पैसा होता है जो हम अपने बैंक से जाके किसी भी वक्त निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। बैंक मनी आपको समझ में आ गया होगा। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज, ऊपर ही देख लेते हैं, ठीक है, ये लिख लेना आप मनी की डेफिनेशन। मनी सप्लाई क्या होता है, तो मनी सप्लाई देख लेते हैं डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, टोटल वॉल्यूम होल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी इज नोन एज मनी सप्लाई। होल्ड बाय पब्लिक, एक नंबर में पूछ सकता है कि मनी सप्लाई में कौन होल्ड करता है मनी को, तो आपको याद रखना है पब्लिक।
So if we write about the definition of money supply, it will be money supply refers to total volume of money hold या held by public, remember this word, at public means we the people, household, hold by public at particular point of टाइम। अब एक चीज यहां नोटिस करना, जब हम चीजों को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो चीजें क्या बन जाती है हमारी, स्टॉक। तो एक नंबर का क्वेश्चन और, अगर वो आपसे पूछे मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है तो आप क्या कहोगे, स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि चीजें किस पे मेजर की जा रही हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो इफ वी राइट अबाउट द मनी सप्लाई कंसेप्ट, इट विल बी मनी सप्लाई is a stock concept because things or money supply, because money supply is measured, अगर रीजन भी क्या लिखने को तो measured at particular point ऑफ टाइम। तो ये हमारा मनी सप्लाई हो जाएगा। तो मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है आपको याद रखना है, स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस M1। M1 मीन्स करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जो जनता के पास नोट और सिक्के हैं, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट समझ गए, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है और जो जनता किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकती है, प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। अब अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई के अंदर जनरली हम उस पैसे को लेते हैं जो आरबीआई के पास रिजर्व पड़े हैं, जैसे दूसरे देश की गवर्नमेंट्स के या उस तरह के जो पैसे हैं। ठीक है, उससे क्या आएगा हमारा M1, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, net demand deposit with commercial bank plus other deposit with RBI. When you will add all of the three things, you will get M1. M2, M1 जो इन तीनों को टोटल करके आएगा ये, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब सेविंग डिपॉजिट्स के अंदर एक चीज आपको यहां याद रखनी है, स्टार लगा रहा हूं मैं, कि ये जो डिपॉजिट्स है ना, जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं है। तो याद रखना ये नॉट चेकेबल विड्रॉल है, आप इन्हें चेक से विड्रॉ नहीं कर सकते इन डिपॉजिट्स को। ठीक है, ये नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स हैं, नॉन चेकेबल विड्रॉल। M3, M1 यही जो यहां आएगा M1, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, जो टाइम जैसे FD RD, दीज आर द टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, जो फिक्स टाइम के लिए हम जमा करते हैं या रिक्यूरिंग डिपॉजिट्स कह लो, M3 के अंदर। और M4 के अंदर M3, M2 में तो M1 आएगा, M3 में भी M1 आएगा, पर M4 के अंदर क्या आएगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो सारा पैसा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास पड़ा है, वो पोस्ट ऑफिस बैंक भी होता है और IBPS भी चल गया, अब तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पर इस वाले पैसे में ना एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, ये भी आप याद रखना। M1 और M2 यहां पे लिख रहा हूं मैं, M1 M2 आर नैरो मनी, ठीक है। M3 M4 आर ब्रॉड मनी। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। M3 M4, M1 M2 नैरो मनी, M3 एंड M4 ब्रॉड मनी। और एक हाई पावर्ड मनी भी कंसेप्ट होता है, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी के अंदर आ जाता है कैश, या फिर कह सकते हैं आप करेंसी और कैश ऑफ पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ बैंक। ठीक है,
तो एक कंसेप्ट हमारा हाई पावर्ड मनी भी है, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, करेंसी हैंड बाय पब्लिक, जो जनता के पास पैसा है, ठीक है, वो लेंगे, प्लस अदर रिजर्व्स, जो बैंकों के पास रिजर्व पड़े हैं, रिजर्व विद बैंक, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा हाई पावर्ड मनी में। और नैरो मनी में M1 M2, ब्रॉड मनी में M3 M4। अगर ये पूछे आपसे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए कौन सी होती है, M1, इसको हम ट्रांजैक्शन मोटिव मनी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि करेंसी और कॉइन्स किस लिए यूज होते हैं, करेंसी और कॉइन्स किस लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए तो होते हैं, तो ट्रांजैक्शन मनी विल बी M1। एक ये चीज थी, ठीक है। और याद रखना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है RBI, और किस पॉलिसी के तहत, मॉनेटरी पॉलिसी। और दो पॉलिसी होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को आप याद रखना कौन बनाएगी, गवर्नमेंट, देश की, जिसमें टैक्स कम ज्यादा की, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगला चैप्टर में आएगा, मैं बताऊंगा। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, RBI, जिसमें बैंक रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, वो सब मैं समझाऊंगा अगले चैप्टर में। पर अभी बस आप इतना समझना कि फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय द पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एंड which is controlled by RBI. You have to remember all the things. M1, M2, M3, M4. M1, M2 is narrow money, M3, M4 is broad money, and high powered money, currency and coins with public plus other reserves with bank. ठीक है students? Now, if we see the functions of money, ये power booster में दे रखा है, पर डिस्कस करने की चीज है, जरूरी है। Functions of money. तो देयर आर टू फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस जो मनी करती ही करती है, एंड सेकेंडरी फंक्शंस जो ऑप्शनल होते हैं, जो मनी कर भी सकती है और नहीं भी, सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन में क्या करती है मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा काम जो मनी करती ही करती है, चीजों की कीमत लगाना, measure of value. So these are the primary functions of money. And if we talk about the secondary function, the first one will be standard of deferred payment, कि फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं मनी के जरिए। स्टैंडर्ड ऑफ, secondary functions are optional, remember this thing. Standard of deferred payment, and the second thing is can be stored. And the third thing is there also can be divisible, ठीक है। तो ये दो चीजें थी। So students, these are the questions in the book। जो भी आपके पास किताब है, आप उसके क्वेश्चंस को कीजिएगा, और अगर किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम आता है, किसी भी पॉइंट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको अगली वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। और जो इसमें पावर बूस्टर की चीजें हैं, जैसे संदीप दर की किताब है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो इसमें पावर बूस्टर की चीजें हैं, अगर आप उन्हें भी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, अच्छी चीज है, कर लेना इसको। अब एक चीज और मेरे सामने आई है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, फेस वैल्यू और इंट्रिसिक वैल्यू भी देख लो एक बार, क्या होती है मनी। फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो 100 रुपए का नोट है, ठीक है, इसके ऊपर 100 रुपए लिखा हुआ है, यह है फेस वैल्यू। जो मनी के ऊपर लिखी हुई कीमत है, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। रिटर्न अमाउंट ऑन द करेंसी, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। अब हम इंट्रिसिक वैल्यू की अगर बात करें, हम इंट्रिसिक वैल्यू, तो इसमें क्या होता है, मान लो ये 5 का सिक्का है, ठीक है, 5 रुपए का कॉइन है। जब हम करेंसी की वैल्यू किस में देखें, मेटल के टर्म में कितनी है, वैल्यू
ऑफ करेंसी इन टर्म ऑफ मेटल दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, मैंने आपको बता दिए। और जो अगर आपके पास यही किताब है तो इसमें देख लेना, पावर बूस्टर की चीजें। पावर बूस्टर की चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम 100 नंबर के बारे में सोचते हैं कि हमें 100 में से 100 लाने हैं, तो ठीक है सिलेबस तक हमें रहना चाहिए, वो भी जरूरी है। पर अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़े, पावर बूस्टर की चीजों को भी पढ़े, तो हमारी नॉलेज ही ब्रॉड होनी है और कंपटीशंस में और आने वाली क्लासेस में भी हमें फायदा मिलेगा। तो पावर बूस्टर की चीजें अगर आपकी बुक में पावर बूस्टर दिया गया है तो उसको जरूर पढ़िएगा, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपकी क्वेरी है आप हमें बताइएगा, हम उसे सोल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।